करने का, ठीक है, ओके। सो कल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट डेमो क्लास था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और जो स्टूडेंट्स आज वाली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास डेमो की, तो उनके लिए लास्ट क्लास होगी, सभी के लिए लास्ट क्लास है डेमो की, ठीक है। तो आज की रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने प्रोवाइड नहीं करवाई किसी को भी। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग्स आज से मैं आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करवा दूंगी, ओके। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्जेक्ट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और सेकेंडली हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर डिस्कस किए थे। सो देखो, सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी इंटरव्यू में जब आपके सामने हाई कोर्ट जजेस बैठते हैं, तो वो हाई कोर्ट जजेस जिनकी रोजीना डीलिंग कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होती है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होती है, रिट पिटिशन से रिलेटेड होती है, तो उनको हाई कोर्ट जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तो वो इंटरव्यू में मोस्टली आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर करते हैं, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एग्जाम्स के लिए। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स देख लेती हूँ कि स्टार्ट हो गई है, ओके। सो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप एक बार फिर से रेज हैंड करके बताइए फटाफट से, आपको स्क्रीन विजिबल है? मैंने यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंट की है, ठीक है, ओके। देखो, कल की क्लास में इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो मैंने आपको समझाया था कि पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ क्या होता है, जुडिशरी मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ेंगे, ये सभी जो 3 पिलर्स हैं उनकी वर्किंग क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है ये मैंने आपको बताई थी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पब्लिक लॉ है, ये भी मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कब आया फोर्स में, और उसको अडॉप्ट हमने कब किया, मतलब हमने उसको अडॉप्ट पहले किया और फोर्स में वो बाद में आया। क्यों ऐसा, रीजन क्यों? तो इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस ने जस्ट 20 ईयर्स बैक फ्रॉम दिस डेट क्या पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, डिक्लेरेशन दी थी, जिसे हम बोलते हैं फुल फ्रीडम। सो फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट, इस डेट की बहुत ही सिग्निफिकेंस थी, इसलिए हमने 20 साल बाद रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंटरव्यू का, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन किसका बनेगा, प्रीलिम्स का, ये दोनों प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। देन ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है आपका। एंड देन दिस इज ऑल्सो मतलब ये आपका ऐसे राइटिंग जो करेंगे ना आप, लीगल ऐसे राइटिंग एग्जाम्स में, इंग्लिश ऐसे राइटिंग करेंगे, उसमें ये आपको स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं, तो लिखिए, क्योंकि 3 पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, वो आपको लिखने, ठीक है। तो ये मैंने हमने समझा था। लास्ट क्लास में हमने फीचर्स से डील किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फीचर्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। क्यों है ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। कितने पार्ट्स हैं इसमें, 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। स्केड्यूल्स बोल दीजिए, शेड्यूल्स बोल दीजिए, 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रिवेल करता है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी एक तरीका होता है गवर्नमेंट का रूल करने का, किसी भी कंट्री को एडमिनिस्टर करने का, तो ये उसका हमारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, हमारे इंडिया में ये एप्लीकेबल है। एंड ये जो फीचर है, ये जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो यू के लिए है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स, ठीक है। अब ये क्या होता है ये मैंने कल बताया था, पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ में नहीं आया, वो इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, ठीक है। इसके बाद अलावा लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कौन करता है, दैट्स वाई यू डोंट अंडरस्टैंड
हु इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा जब हम पार्लियामेंट को समझेंगे, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया उसको बाद में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए इस चीज़ की। फिर यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करना आसान भी है। क्यों आसान है, मतलब आसान इन द सेंस फ्लेक्सिबल है, हम उसको अमेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग आर्टिकल 368। पर ऐसा नहीं है कि हर प्रोविजन को आप चेंज कर दे, समझ रहे हैं। रिजिडिटी है, मतलब यहाँ पे कुछ प्रोविजन है जिसको आप चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ प्रोविजन जो अमेंडेबल है, कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनको अमेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा परमिशंस, बहुत सारे रिजोल्यूशंस आपको पास करने होंगे, और कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि चेंज होंगे ही नहीं। दैट्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। देन ये हमने कवर किया था। उसके बाद अदर फीचर्स में मैंने डील किए थे ये सभी पॉइंट्स, जिससे मैंने आपको बताया था कि कल की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, आज की क्लास में मतलब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रीएम्बल की, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल होता क्या है, किसी को आइडिया प्रीएम्बल क्या होता है? कोई बताएगा क्लास में कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रीएम्बल? किसी ने, भाई आप लॉ तो आपने की है ना 5 ईयर और 3 इयर्स लॉ, तो पता होगा प्रीएम्बल क्या होता है। नहीं पता किसी को? चलो कुछ दिनों बाद जब आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि देखो क्लास में ना कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आप जब क्लास में फाइनली ज्वाइन करेंगे उसके बाद कुछ चीज़ें आपसे मैं पूछूंगी तो आप फ्रीली बताइए, ठीक है। और कोई भी आपकी क्वेश्चन है आप इंस्टेंटली पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीच में रुकवा के पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डाउट्स है ना इंस्टेंट आपके माइंड में आएंगे और इंस्टेंट आपको वो पूछना है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ अलाउ है आपको, ऐसा नहीं कि भी आपको मैं बोलूँ बाद में पूछिए, इंस्टेंट पूछ लीजिए। डाउट है यहां तक किसी को? कोई भी क्लियर है सभी को? एक सेकेंड, लॉ का क्या इंट्रोडक्शन हो गया लॉ का, जो जिस सब्जेक्ट का हम पढ़ रहे हैं उसका प्रीएम्बल, तो मतलब उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसर्न स्टैट्यूट और लॉ। वेरी गुड, तो मैंने दो वर्ड यहाँ पे पकड़े, एक इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज अ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। और किसी को आइडिया? और कुछ अपने मन से बताइए, आपको जो भी मतलब समझ में आता है। मैम सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू सेइंग। मैम SOUL सोल ऑफ इंडियन अच्छा, सोल ऑफ इंडियन, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। और अच्छा है ये भी। मैम इंटेंशन ऑफ द मेकर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैट्यूट्स, वेरी उनका गुड, क्या इंटेंशन रहता है उस टाइम पे वेरी लेजिस्लेशन। गुड, वेरी गुड, कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का क्या इंटेंशन था, उसको एक समराइज्ड फॉर्म में हमने प्रीएम्बल में बता दिया। भाई हमने इतनी बड़ी बुक बनाई है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो बताया गया वो इंटेंशन है लेजिस्लेचर का, जिसे हम बहुत ही छोटे रूप में ब्रीफली हमने प्रीएम्बल में डाल दिया। तो प्रीएम्बल में हमने लेजिस्लेचर का इंटेंशन डाला, जिससे कि हमें उसके ऑब्जेक्ट के बारे में पता चले कि भाई ऑब्जेक्ट है क्या लेजिस्लेचर का, ठीक है। ये एक तरह से हमने क्या करा, इंट्रोड्यूस करवाया है कॉन्स्टिट्यूशन से। दैट्स व्हाई इट इज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मतलब आप सभी ने आंसर दे दिया प्रॉपरली, आपने यहाँ पे आंसर दे दिया, ठीक है। एक मिनट, वेट अ मिनट। बंद कर। ठीक है, तो प्रॉपरली आप सभी ने ही आंसर दे दिया, मुझे कुछ बताने की नीड नहीं थी, मतलब बताऊंगी मैं आपको, पर आपने बहुत ही समराइज वे में इस चीज को बता दिया, ठीक है। तो प्रीएम्बल अगर हम देखते हैं क्या है, जो मैंने लिखा हुआ है सेम टू सेम जो आपने बोला वही बोला। देखते हैं यहाँ पे, देखो आज मैं आपको प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपको प्रीएम्बल पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। और भी चीजें कवर करेंगे, जैसे कि अमेंडमेंट कौन कौन से हो चुके हैं, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है या फेडरल है, ये भी चीजें हमें कवर करनी है, पर आज हम प्रीएम्बल को कवर करेंगे। सो प्रीएम्बल के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। देखो प्रीएम्बल
क्या है, इज रिफ्लेक्ट द माइंड एंड आइडिया ऑफ द फ्रेमर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी फ्रेमर्स है उनके माइंड एंड आइडियाज को बताया गया। ठीक है, फ्रेमर्स कौन, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके पार्ट थे। ओके, ये हमारे ऑब्जेक्ट को बताता है, ये आपने बता दिया। ठीक है, फिर ये माइंड एंड आइडिया का मतलब क्या है, इंटेंशन है, इंटेंशन को बताता है। ठीक है, फिर इट रिप्रेजेंट सम एंड सब्सटेंस एंड क्वाइट एसेंस और फिलोसॉफी एंड आइडिया, सोल एंड स्पिरिट्स ऑफ एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये सब वर्ड्स नहीं करने तो यू कैन स्किप इट, यू कैन राइट डाउन दीज वर्ड्स, फिलोसॉफी, आइडिया, सोल एंड स्पिरिट, एनी टू वर्ड्स यू कैन चूज। ठीक है, सोल एंड स्पिरिट लिख दीजिए, आइडल्स लिख दीजिए, फिलोसॉफी लिख दीजिए, जो भी आपको समझ में आए वो आप लिखिए। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारा प्रियम्बल है वो हमने कहाँ से बोरो किया है। देखिए मैंने पहले आपको एक चीज बता दी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे है। ठीक है, तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से ली गई है, मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, यूके से। ये आपको लर्न करना है बिल्कुल। और सेकेंड है कि मैंने बताया कि प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है, प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है, ये कहाँ से लिया है हमने, यूएस से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स। ठीक है, फिर लैंग्वेज जो है ना, प्रियम्बल की लैंग्वेज, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, ये आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ कि आइडल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मतलब हमारे प्रियम्बल में अगर हम पढ़ेंगे तो 3 वर्ड्स है, जस्टिस 3 तरीके का है, मैं आपको बताऊंगी कि इनका मतलब क्या है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमने प्रियम्बल में लिया है। और ये हमने कहाँ से लिया है, सोवियत यूनियन मतलब रशिया से। ये तीनों ही क्वेश्चन जो हमने बनाए यहाँ पे, कौन कौन से बनाए क्वेश्चन देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से बोरो किया है। तो हमने प्रियम्बल जो है वो फर्स्ट हमने बोरो किया है यूएस से, फिर हमने लैंग्वेज कहाँ से बोरो की है, ऑस्ट्रेलिया से, और फिर हमने ये जस्टिस जो वर्ड है, ये तीनों वर्ड्स ये हमने कहाँ से लिए हैं, रशिया से। देखो यहाँ पे मैं आपको पूरी प्रॉपर लिस्ट दूंगी, देखिए यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर लिस्ट दूंगी, पर यहाँ पे क्या, ये आप लिस्ट क्या आप बाद में खुद से जैसे हमने पढ़ा फंडामेंट सॉरी प्रियम्बल के बारे में पढ़ा हमने, प्रियम्बल कहाँ से लिया, तो मैंने आपको बताया यूएस से लिया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया, तो ये रहा। ठीक है, तो ऐसे हम धीरे धीरे जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा खत्म करते रहेंगे ना, तब तक आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हमने कहाँ से लिया, रशिया से, जिसे हम यूएसएसआर भी बोलते हैं, सोवियत यूनियन भी बोलते हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ से करवा दिए, लिस्ट आपको खुद से करनी है, पर हम जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करेंगे तब तक ये लिस्ट आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। मैं ऐसी कोशिश करूंगी, वो आप पे है कि आप अपना एफर्ट करते हैं या नहीं करते। ओके, मैं आपको समझाऊंगी। नाउ तो ये हमने देखा। ठीक है, फिर रिपब्लिक, अच्छा यहाँ से अब एक बार हम ये चीज छोड़ते हैं एक बार, है ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक सेकेंड, ये थोड़ा सा आगे की बात है। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पे। तो देखो एक बार समझ लेना मेरी कि जो प्रियम्बल है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको याद भी करना है, आपको लर्न करना है। क्यों लर्न करना है, देखो जहाँ पे मैंने आपको बताया था, मैं 3 चीजें बताऊंगी यहाँ पे, स्किप इट, मतलब आपको बिल्कुल नहीं करना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कट करवा दिया, ये नहीं करना आपको, ये ना ये सब ये वर्ड्स मत करो, आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने स्किप करवाए। फिर मैंने क्या बोला कि क्या लर्न करना है आपको, ये लर्न करना है कि कहाँ से हमने बोरो किया। इसके बाद मैं आपको बोलूँ कि ये भी पॉइंट आपको लर्न करना है, और कुछ मैं बोलूँगी ये जस्ट आपको रीड करना है, तो उनको सिर्फ रीड करना है, देखना है। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करेंगे तो आपको वो रीड करना है वो पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें पूरा लर्न करना है, क्योंकि ये चीज़ है ना, ये भी आपके इंटरव्यू में पूछ लेते हैं और आपको आनी चाहिए एज अ सिविल जज। आप बनने जा रहे हैं, एस्पिरेंट है, तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इसका इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, तो ये जो है ये हमारे इंडियन पीपल के लिए बना है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन है, ठीक है, उनको अबाइड करना गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, पीपल ऑफ इंडिया के लिए, मतलब बाय द विल ऑफ पीपल, पीपल की इच्छा से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर पूछा जाए कि प्रियम्बल का सोर्स क्या है, मतलब प्रियम्बल वैसे तो हमने बोरो किया है, प्रियम्बल कहाँ से बोरो किया है वो, पर इसको मतलब किसको अकाउंटेबल होता है प्रियम्बल में जो भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का,
तो वो पीपल को अकाउंटेबल है, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम ये चीज़ भी। ओके, फिर हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो ये 5 जो पॉइंट्स हैं, देखो यहाँ पे हम कवर करते हैं इसको। ये जो 5 पॉइंट्स हैं, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमारे प्रियम्बल को। ये पहला पार्ट हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग, कि जो प्रियम्बल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें ये प्रिंसिपल है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, देन फिर क्या बोला कि टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, अब सिक्योर कर रहे हैं हम सभी सिटीजन्स के लिए क्या, जस्टिस, लिबर्टी, हाईलाइटेड वर्ड पढ़ रही हूँ सिर्फ मैं, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। एंड लास्ट वन जो कि मतलब फर्स्ट वन इज ये सोर्स क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पीपल के विल के कारण ही, पीपल जो है उनके विल के कारण ही आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो सोर्स है पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, और पीपल को ही हम अकाउंटेबल होंगे, जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो पीपल को ही अकाउंटेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको बाइफिकेट कर लिया, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। लास्ट है कि इन आर, देखो ये लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, in our Constituent Assembly on 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact, give to ourselves this constitution। ठीक है, तो मतलब 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट, इनैक्ट और अपने आप को देते हैं। अब अपने आप को कैसे देंगे, पीपल बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हम अपने आप को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसको इनैक्ट करते हैं, देन हम अपने आप को दे रहे हैं। ओके, तो ये आपको मैंने बताया था कि ये हमारा लॉ डे होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी कि कब इन्फोर्स हुआ था, ये क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो देखते हैं, अब ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट हमारा वी द पीपल आया हमारा, फिर हमारे ये 5 जो है, ये पांचों, ये हमने ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल बताए, सॉरी प्रिंसिपल्स बताए, ठीक है, और ये सब, ये चारों, ये 4th जो है ये हमने बताया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इन सभी को समझेंगे और इनको समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो बनेगा नो डाउट, मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। मेंस का बनता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द सोवरेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सोवरेन है। ठीक है, राइट डाउन रिगार्डिंग द सेक्युलर, अब सेक्युलर के रिगार्डिंग भी प्रोविजंस हैं, तो वो हम देखते हैं। ओके, तो फटाफट से हम समझते हैं कि सोवरेन का मतलब क्या होता है। देखिए, एक बार फटाफट से रेज हैंड करके बताइए कि आप सभी यहाँ पे क्लास में जगे हुए हैं या नहीं है। डाउट है किसी को, कोई डाउट पूछना चाहता तो पूछ लीजिए। क्लियर है आप सभी को? ओके सो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले समझ रहे हैं सोवरेन का मतलब। ठीक है, सोवरेन का मतलब क्या होता है, देखो एक सेकेंड यहाँ पे इसको, सोवरेन का मतलब होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है यही है ना, ओके। तो सोवरेन का मतलब होता है कि भाई हमारे जो इंडिया है ना, सोवरेन क्यों बोला है हमने अपने इंडिया को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को सोवरेन इसलिए बोला है क्योंकि जो इंडिया है ना वो किसी पे डिपेंडेंट, देखो यहाँ पे मैं कीवर्ड्स यूज करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, डिपेंडेंट। ठीक है, तो इंडिया जो है किसी और आउटसाइड अथॉरिटी पे, आउटसाइड ओएस मतलब आउटसाइड अथॉरिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब इंडिया जो है ना अपना अलग से काम करेगा, किसी और आउटसाइड अथॉरिटी पे, मतलब किसी और आउटसाइड कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। भाई ब्रिटिशर्स ने जितना रूल करना था ना उतना कर लिया, अब हम क्या है, सोवरेन है, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और हम अनकंट्रोल्ड है, मतलब हमें अब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। हमारा खुद का रिपब्लिक है, ठीक है, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और हम अपने आप को खुद से कंट्रोल करते हैं। हमारी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट नहीं है और अनकंट्रोल है किसी भी बाहरी अथॉरिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के थ्रू पूछ सकते हैं और आप एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इंडिया जो है ना वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो होती है ना, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है उनकी मेंबर है। इंडिया जो है कॉमनवेल्थ कंट्री जो है उसकी मेंबर है। तो वाई सो, मतलब आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है वो जो हमारी ब्रिटिशर्स है ना, या जो यूके है, ठीक है, वहाँ पे जो एलिजाबेथ है, तो उनके अंडर में जो कंट्रीज है, मतलब समझ रहे हैं आप, कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो है जो अभी भी जो किंग है, अभी तो किंग आ चुके हैं, किंग चार्ल्स, ठीक है, पहले एलिजाबेथ थी, तो किंग चार्ल्स और एलिजाबेथ जो भी उस टाइम थे रूल करते थे, उनके वो लोग अबाइड करते थे, मतलब उनके रूल्स को वो लोग अबाइड करते थे। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होती है, ठीक है, पर इंडिया जो है ना सिर्फ उसकी मेंबर है, वो उनकी जो भी रूल्स हैं, उनके जो भी इस इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं, उनको फॉलो नहीं करता। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मेंबर जो इंडिया है वो वॉलेंटरली बनी है, किसी ने बोला नहीं, किसी ने फोर्स नहीं किया कि भाई तुम्हें कॉमनवेल्थ कंट्री का मेंबर बनना पड़ेगा। इंडिया ने उसे वॉलेंटरली चुना है सोवरेन इस कारण से इंडिया, ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई कॉमनवेल्थ कंट्री की मेंबर है इंडिया, इस कारण से इंडिया सोवरेन नहीं है। ठीक है, आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना इस चीज़ को, सिंपल सा पॉइंट है कि कॉमनवेल्थ कंट्री की मेंबर हो इंडिया मेंबर है, तो क्या इंडिया सोवरेन है या नहीं है? तो हम बोलेंगे कि भाई इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्री की मेंबर तो है, पर जो मेंबरशिप है ना वो हमने वॉलेंटरी ली है, हमने अपनी इच्छा से उसकी मेंबरशिप ली है, हमें किसी ने फोर्स नहीं किया, ठीक है, कि भाई आप उसके मेंबर बनो। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे भी कवर किया है नोट्स में भी। देखो, सोवरेन का मतलब क्या होता है? नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड अथॉरिटी, एब्सोल्यूट जिसकी अथॉरिटी होती है और अनकंट्रोल्ड है, किसी भी कंट्री के थ्रू वो डिपेंडेंट है, कंट्रोल्ड नहीं है। ठीक है, फिर सोवरेन का मतलब बता रखा है कि मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी जानते होंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो यूएनओ की और कॉमनवेल्थ की हमारी इंडिया मेंबर है। तो ऐसा है कि भी इंडिया सोवरेन नहीं है फिर तो यहाँ पे बोला गया है कि जो नॉट रिस्ट्रिक्ट्स इट्स सोवरेनिटी बिकॉज इट इज सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन, मतलब इंडिया जो कॉमनवेल्थ की और यूएनओ की मेंबर बनी है ना, वो सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शन है, मतलब वॉलेंटरली बनी है, किसी ने इसको फोर्स नहीं किया है। ठीक है, क्लियर है? डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। क्लियर है सभी को? ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट क्या है? देखो, सोशलिस्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे ना इंडिया सोवरेन है, ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पे देखो क्या होता है कि इंडिया जो है ना वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है। कैपिटलिस्ट का मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप मनी ओरिएंटेड है, आप सोसाइटी के वेलफेयर को, सोसाइटी की रिफॉर्मेशन को, सोसाइटी की सिक्योरिटी को और सोसाइटी के वेलफेयर को नहीं देख रहे। इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है जहाँ पे सोसाइटी का वेलफेयर देखा जाता है, सोसाइटी को रिफॉर्म करने के बारे में सोचा जाता है, सोसाइटी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। सिर्फ पैसा ही पैसा कुछ नहीं होता। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भाई हम सोशलिस्ट हैं, सोसाइटी को साथ में लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सोशलिस्ट वर्ड जो है ना, ये कहीं इसकी कोई डेफिनेट मीनिंग कहीं भी नहीं दे रखी है, ठीक है, पर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लिसिट है, मतलब इम्प्लाई मतलब हमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्डिंग्स यूज की गई ना, उनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हमारा इंडिया जो है वो सोशलिस्ट कंसेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। अभी सोशलिस्ट वर्ड था ना, ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया था, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2-3 वर्ड्स, प्रियम्बल में 3 वर्ड्स है, देखो यहाँ पे देखते हैं, 3 वर्ड्स जो हैं वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं, 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं। और ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से वर्ड है? सोशलिस्ट, सेक्युलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी।
ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये रहा। एंड तो इंटीग्रिटी, पर सबसे ज्यादा ये वर्ड पूछा जाता है। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड हुआ 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी मैंने कवर किया ऐसे कि हमने कब ऐड किया है, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो सोशलिस्ट वर्ड है, अब मैंने आपको बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि भाई इंडिया ना सोशलिस्ट कंसेप्ट को या फिर सोशलिस्ट फीचर को फॉलो करती है। यहाँ पे हम जहाँ पे देखते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस है जहाँ पे लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट। ठीक है, अभी इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है ये आपको बताऊंगी मैं। यहाँ पे जस्टिस जो है ना, इकोनॉमिक जस्टिस होता है, वो मैं आपको बता दूंगी। ओके, और यहाँ पे रहने दो, ये रहने दो। ठीक है, फिर क्या है 39B&C, वो भी दिस कंसेप्ट को प्रोवाइड करता है। आर्टिकल हम पढ़ेंगे 39B&C, उसमें सोशलिस्ट कंसेप्ट गिवन है। तो मतलब सोशलिस्ट कंसेप्ट हम कहाँ से इम्प्लाई कर सकते हैं, कहाँ से पता कर सकते हैं? एक तो 39 आर्टिकल 39B&C, ठीक है, और दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आप बोलोगे मैम हमें तो ना तो आपने ये बताया ना ये बताया। तो देखो ये तो मैं आपको बताऊंगी अभी जस्ट, और ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि आपके सर से जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको। तो कुछ चीज़ें बाद के लिए छोड़ते हैं, अभी हम एज अ बिगिनर चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा बेसिक बेसिक समझ में आना चाहिए। ओके, कोई डाउट है किसी को? क्लियर? एक बार रेज हैंड करके बताएंगे सभी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम यहाँ पे, सोवरेन हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ सेक्युलर, अब ये सेक्युलर वर्ड है ना, ये बहुत मतलब ऐसा वर्ड है कि मतलब बार बार आप सुनते रहोगे। यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखते हैं तो सेक्युलर वर्ड बहुत आता है। सेक्युलर वर्ड का मतलब क्या होता है? सेक्युलर वर्ड का एक सिंपल सा मतलब आप समझना कि जो हमारा स्टेट है, ठीक है, स्टेट जो है, हमारी स्टेट मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है ना, वो सेक्युलर है। कैसे सेक्युलर? कैसे कि वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करती। आंख पे पट्टी बंधी हुई है गवर्नमेंट की, और उनको नहीं पता कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, क्रिश्चियन कौन है, जैनीज कौन है, मतलब जो भी अलग अलग रिलीजन है ना, उनको नहीं पता। उनके लिए सभी धर्म समान है। ठीक है, सभी धर्म समान है, तो इसे ही हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म, सेक्युलर होना। तो इंडिया क्या है? सेक्युलर है। मतलब इंडिया में डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन है, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई स्टेट जो है वो हिंदू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, मुस्लिम या फिर मुस्लिम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी, ऐसा इंडिया में नहीं होगा। ठीक है, तो सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे जो भी प्रोविजंस है उनको बनाया जाता है, और सभी धर्मों पे वो लागू किए जाते हैं। यूसीसी भी, यूसीसी जो है वो भी इसी का ही एक एग्जाम्पल हमारा है। ठीक है, सो देखो सेक्युलर का मतलब हम यहाँ पे फटाफट से देखते हैं, जो मैंने आपको बताया सेम टू सेम वही है। अच्छा, और भी चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको सेक्युलर के रिगार्डिंग, फिर आप यहाँ पे पढ़िएगा उसको। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि जो हमारी स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या होता है मैम? स्टेट मतलब राजस्थान स्टेट, गुजरात स्टेट, ऐसा नहीं है। हरियाणा स्टेट, पंजाब स्टेट नहीं। स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट समझ लीजिए एक बार। ठीक है, स्टेट का मतलब भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। स्टेट का मतलब पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं होती, स्टेट में सब लोग कवर हो रहे हैं। कौन लोग कवर हो रहे हैं, मतलब कौन कौन सी अथॉरिटीज कवर हो रही है, वो हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12 में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ देखो, तो स्टेट जो है ना, उसका कोई भी रिलीजन नहीं होगा। मतलब ऑल रिलीजन, जो सारे रिलीजन होंगे ना, वो उनके लिए क्या होगा, इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो सेक्युलर वर्ड है, ये प्रियम्बल में तो लिखा है, इसके अलावा आर्टिकल 25 से लेकर 28 में भी यही प्रोविजन है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट होगा, सेक्युलर कंट्री होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 25 से 28 हम बाद में पढ़ेंगे, पर आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि न केवल प्रियम्बल में बल्कि सेक्युलरिज्म के बारे में आर्टिकल 25 से लेकर 28 में भी बात की गई है। ओके,
और एक फेमस लीडिंग केस है जो मैंने आपके इंट्रोडक्शन नोट्स में मेंशन किया है, एसआर बोमाई। एसआर बोमाई, ठीक है, एसआर बोमाई ये इंपॉर्टेंट केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। और इसमें बोला था कि सेक्युलरिज्म जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आपको पता है, मैंने आपको बताया कि दो वर्ड्स हैं, कौन कौन से, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दोनों वर्ड्स कब कब ऐड हुए, 42nd अमेंडमेंट से। आज ही इसको आपको याद करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। ठीक है, स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन, मतलब स्टेट जो है ऐसा नहीं बोलेगा कि हम हिंदू रिलीजन को फॉलो करेंगे, हम मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करेंगे, स्टेट ऐसा नहीं बोलेगा। एंड इज न्यूट्रल इन मैटर ऑफ द रिलीजन, मतलब मैंने बोला ना आंख में पट्टी बंधी हुई है, मतलब न्यूट्रल है, सभी धर्म समान है, अपन बोलते ना सर्वधर्म संभव। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे इंडिया में सेक्युलरिज्म के थ्रू फॉलो की जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई आर्टिकल 25 से लेकर 28 में तो है ही, इसके अलावा लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप में भी आपके ये सेक्युलरिज्म वर्ड गिवन है। अब मैम ये कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, जो लिबर्टी होगी, हमें आज़ादी होगी बिलीव करने की, फेथ करने की और वर्शिप करने की, पूजा करने की। मेरा किसी में फेथ है, मेरा किसी में बिलीव है, मेरा कृष्ण जी में बिलीव है, मेरा फेथ जो है वो अल्लाह है, मेरा मुझे वर्शिप करनी है क्रिश्चियन चर्च में जाके। तो ये सभी ये चीज़ भी ना केवल प्रियम्बल में इस सेक्युलर वर्ड के थ्रू बोली गई है, बल्कि यहाँ पे भी ये वर्ड सेक्युलरिज्म का एम्फासिस करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 में भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से कंसेप्ट लिए और ये कंसेप्ट आपको धीरे धीरे बाद में और अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने केस बताया आपको, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर। मैम ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर तो भाई आपने समझ लिया ना, तो मतलब आपने बहुत कुछ समझ लिया कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप समझिए कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद है बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो केस है वो कौन सा केस है, किसको आइडिया है, बेसिक स्ट्रक्चर केस, बेसिक फीचर केस कौन, बिल्कुल, वेरी 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 गुड। मतलब आप लोगों को पता है कि जो केशवनंदन भारती, जिस बच्चे को केशवनंदन भारती केस का नहीं पता प्लीज़ आज याद कर लीजिए, क्योंकि केशवनंदन भारती केस हर लीगल लॉ एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, केशवनंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस था जिसने बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि भाई देखो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बताए गए केबी, मतलब केशव, मैं केबी वर्ड बोलूंगी, केशवानंदन भारती केस से। पर ये जो केस था ना, इसने बोला कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसने ओनली 5 से 7 जो थे पॉइंट्स बता दिए कि भाई ये पॉइंट्स है ना हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होंगे। उसके अलावा आगे जैसे जैसे केसेस आते रहे उनमें अलग अलग बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया। ठीक है, मेरी अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको सिर्फ इतना से याद करना है कि जो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें बोला गया कि सेक्युलरिज्म जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। और जैसे ही हम किसी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ आपको, कि जैसे ही हम किसी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर बोल देते हैं उसे अमेंड करना रिजिड हो जाता है, मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है। ये मैंने ज़्यादा बोल दिया क्या, नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोला है। रिजिड मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, ना पार्लियामेंट ना लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को तो आप समझ लीजिए कि हम अगर किसी धर्म को फॉलो नहीं करते, हमारे लिए सभी धर्म समान है तो समान है। अब कोई भी मायका लाल आ जाए, वो ये नहीं बोल सकता कि इंडिया सिर्फ हिंदू को फॉलो करेगी, हिंदू धर्म को फॉलो करेगी। क्यों, क्योंकि ये हमारा सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आई होगी, सेक्युलरिज्म की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी। सेक्युलरिज्म का जो टॉपिक है ये बार बार निकलता रहता है। सबरीमाला केस अगर आपने सुना है तो, हिंदू जो अभी राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे सेक्युलरिज्म का पॉइंट आया, जहाँ पे भी मंदिर से रिलेटेड कोई पॉइंट होता है या फिर वर्शिप के रिगार्डिंग कोई पॉइंट होता है तो वहाँ पे सेक्युलरिज्म वर्ड आना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो प्लीज़ सेक्युलरिज्म वर्ड पे बहुत एम्फासिस करके आपको समझना है। आई थिंक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बीच में,
मतलब बीच में कभी भी पूछ लीजिए, इंस्टेंटली पूछ लीजिए, इमीडिएटली पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ डेमोक्रेटिक वर्ड को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वर्ड में है ना, स्टूडेंट को बहुत 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 डाउट होता है कि मैम ये रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक क्या होता है। एक सेकेंड, तो देखो तो यहाँ पे आपको समझना है कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मतलब क्या है। देखो आपको सिर्फ 2 वर्ड याद करवाऊंगी मैं, आपको समझ में आ जाएगा। जो डेमोक्रेटिक और जो रिपब्लिक है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक वर्ड जो है ना, वो आपका डील करता है किससे? वो डील करता है आपका डेमोक्रेटिक वर्ड रिप्रेजेंटेटिव से, और रिपब्लिक वर्ड आपका डील करता है हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव कौन है और मैम हेड कौन है? तो देखो यहाँ पे आप समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। रिप्रेजेंटेटिव तो कौन से होते हैं? जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, मतलब जो हमारे एमपी एमएलएज होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, ठीक है। और हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो डेमोक्रेटिक है वो डील करता है, वो उसको अगर आपको समझना है तो आपको रिप्रेजेंटेटिव का मतलब समझना है, और रिपब्लिक का मतलब अगर आपको समझना है तो हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट का मतलब समझना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको डेमोक्रेटिक का मतलब समझ में आ चुका है। मैं बोलने जा रही हूँ यहाँ पे कि डेमोक्रेटिक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी इंडिया कंट्री है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब जो हमारे एमपी एमएलएज हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, दैट आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वो पीपल के थ्रू इलेक्टेड किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। लोगों के द्वारा उनको चुना जाता है। अपन बोलते हैं ना, लोगों का, लोगों के द्वारा, बाय पीपल, फॉर पीपल, करते हैं ना। डेमोक्रेटिक को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, पर आपको अब से ऐसे डिफाइन करना है डेमोक्रेटिक को आपके इंटरव्यू में, कि डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दैट आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। इसलिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों? क्योंकि हम अगर किसी हमारे नेता को, हमारे एमपीज एमएलए को, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, तो आप समझिए कि हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो मांगे हैं, वो डायरेक्टली उनको पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही? मान लो मैंने मेरे लोकल एरिया में कोई भी एमएलए है, उसको जाके मैं अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, या फिर अपन इतना ज़्यादा डीप में नहीं समझते, सिंपल समझते हैं कि डेमोक्रेटिक का मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पीपल के थ्रू इलेक्ट किए जाएंगे, और हमारे इंडिया में ऐसा ही होता है, ठीक है। पर रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो क्या होगा? वो कोई हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होगा। हेरिडिटरी मोनार्क का मतलब क्या बोला मैम आपने? हेरिडिटरी मोनार्क का मतलब है कि होता है ना, जैसे प्रेसिडेंट है, ठीक है। पहले क्या होता था? रूलर्स होते थे। तो रूलर्स में क्या होता था? किंग का बेटा किंग, किंग का बेटा किंग बनेगा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, मतलब और कोई राजा बन ही नहीं सकता, और कोई हेड बन ही नहीं सकता। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, वो हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हमारे यहाँ पे भाई प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, और वो प्रेसिडेंट जो है ना, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, हमारे प्रेसिडेंट को वो इलेक्ट करते हैं। तो इतना डीप में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वो हम बाद में समझेंगे। तो ओरल कहने का मतलब, डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिक्टेटरशिप, बिल्कुल हमारे यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है, बिल्कुल सही बोला। मतलब आपको जो हमारा हेड होगा ना, वो ऐसा नहीं है कि भाई एक बन गया और उसका बेटा ही बनेगा, फिर उसका बेटा ही बनेगा, मतलब डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी यहाँ पे। लोग जिसे चाहेंगे ना, उसे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट बनाया जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे, और जो प्रेसिडेंट है, जो जिस हेड की हम बात कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है, उसका इलेक्शन होगा भाई साहब। ऐसा नहीं है कि भाई आप उनको किसी को बना रहे हो, इलेक्शन होगा, और उसको, वो जो हेड है वो लॉ से बाइंड होगा। ऐसा नहीं है वो अपनी मन मर्जी से कर रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर वर्ड रहा? डिक्टेटरशिप, कि वो लॉ से बाइंड होगा, वो डिक्टेटर नहीं होगा, ठीक है। मेरी मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो और अपन देख लेते हैं कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है। कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रिस्पॉन्सिबल टू देम, मतलब पीपल को ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब जो इन इट डेमोक्रेटिक इंडिकेट्स
सोर्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की जो पावर है उसका सोर्स क्या है, पीपल है। भाई लोग ही जो है वो एमपी एमएलए को इलेक्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ पावर क्या है, पावर अल्टीमेटली है किसके पास में। यार आप देखिए ना, आज राजस्थान में चुनाव होते हैं, कांग्रेस थी, भाजपा आ गई, कैसे आई, लोगों ने चुना है, लोगों के थ्रू चुनाव है, तो सोर्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट किसके पास है, पीपल के पास है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। और रियल पावर जो है इन द हैंड्स ऑफ द पीपल है। सो और दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। बीएस मतलब आप जब भी बीएस लिखा हो तो आप समझ जाइए बेसिक स्ट्रक्चर का इसका मतलब होता है। डन। नाउ रिपब्लिक पे हम यहाँ पे आते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या है, हेड ऑफ द स्टेट, मतलब हेड ऑफ द नेशन। स्टेट का मतलब मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, देखो स्टेट का मतलब मैंने आपको बताया यहाँ पे नेशन होता है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा, इज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अनलाइक द ब्रिटिश किंग इज नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क। अब आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना, एलिजाबेथ ब्रिटिश किंग, जो एलिजाबेथ के बाद किंग्स चार्ल्स जो है वो उनकी गद्दी पे बैठे हैं, वो उनको उनके सक्सेसर है और अब वो वहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे चल रही है हेरिडिटरी मोनार्क, मतलब वहाँ पे चल रहा है डिक्टेटरशिप, अपन बोल सकते हैं अगर माना बोलना चाहो तो। पर यहाँ पे प्रॉपर वर्ड ये है कि वहाँ पे हेरिडिटरी मोनार्क चल रहा है, पर इंडिया में हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि सन ऑफ किंग इज किंग, ठीक है। तो आप राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसा रूल इंडिया में नहीं है। बट इलेक्टेड, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, बट इलेक्टेड चूजन फ्रॉम लिमिटेड पीरियड में, जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे ना उनको 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जो हमारी ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी है वो 5 ईयर के लिए इलेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। 5 साल का टाइम पीरियड होता है प्रेसिडेंट का, एंड बाइंड बाय द लॉ, और लॉ के थ्रू वो बाइंड भी है। किसी को कोई डाउट है, किसी को डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं इजीली। क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड जिसको मैम हाँ मैम जैसे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है ना अपना, बिल्कुल। बेसिकली अगर इन केस अगर अपनी कंट्री की गवर्नमेंट गिरती है तो प्रेसिडेंट भी चेंज हो जाएगा क्या फिर? नहीं नहीं, देखो यहाँ पे बात समझना, गवर्नमेंट अलग चीज है और प्रेसिडेंट अलग है। प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और आप बोल सकते हो एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, वो हमारे किसके पार्ट है, लेजिस्लेचर के पार्ट है। आप समझ रहे हैं, प्रेसिडेंट हमारे, हमने 3 पिलर डिस्कस किए थे। लेजिस्लेचर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी हमारे एमएलए एमपीज होते हैं, वो हमारे किसके पार्ट है, लेजिस्लेचर के पार्ट है। एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन है, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, और ये जो आरएएस आईपीएस ये सब होते हैं ना, ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं उसको। एंड लास्ट वन जुडिशरी, जो आपको पता होगा। क्लियर है प्रिया? यस मैम। और किसी का कोई डाउट है पूछ सकते हैं। देखो प्रिया ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, किसके माइंड में कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप क्लास में पूछना नहीं चाहते तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैम बेसिकली ये प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट होते हैं ये विनिंग पार्टी में जो पार्टी रूलिंग में होती है उन्हीं में से उसी पार्टी का बिलोंग करता है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ प्रेसिडेंट मैंडेटरी ना? नहीं, बिल्कुल। जो देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ेंगे ना अपन सेक्शन 54 एंड 55 में, ठीक है। तो अगर आपको एक फोटो मैं सेंड करूंगी ग्रुप पे, ठीक है, वहां पे आप देखिएगा कि जो पीएम मोदी है, कांग्रेस के जो पार्टीज है, वो सभी एक बैलेट पेपर के थ्रू, ठीक है, सीक्रेट बैलेट पेपर होता है वहां पे, वहां पे वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, वोटिंग कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे जो हमारे एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, और एमएलएज होते हैं, वो वोटिंग करते हैं और देन आफ्टर प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। तो वो विनिंग पार्टी का हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इवन उनकी कोई पार्टी भी नहीं होती। ओके, क्लियर है सभी को? बताइए फटाफट से रेज हैंड करके, बट सभी के रेज हैंड होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर नाउ अब देख लेते हैं, हम ऑब्जेक्ट पे आते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप प्रिंसिपल्स आपको सभी क्लियर होंगे, ठीक है। नहीं क्लियर हो तो आपको रिकॉर्डिंग्स मैं सेंड करूंगी, उसमें से देख लीजिएगा, और बाद में जिसको पूछना है